नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक पर खबर की तह तक में कई अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही विश्लेषण करेंगे, खबर की तह तक में जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की लड़ाई लोकसभा के लिहाज से और विधानसभा के उपचुनाव के लिहाज से बहुत तेज हो चुकी है। लगातार सभी पार्टी, खासतौर से दोनों ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, अपना प्रचार तेज कर चुकी हैं। जीत के दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विनोद सुल्तानपुरी शिमला से, उनके लिए प्रचार करेंगे और फिर सिरमौर के हरिपुर धार में भी सीएम का कार्यक्रम है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के प्रचार को और मुख्यमंत्री के जो लगातार अलग अलग जगहों पर दौरे चल रहे हैं, कितनी मजबूती कांग्रेस के प्रचार को दे पा रहे हैं और कांग्रेस को किस कदर उम्मीद है यहां पर शिमला में खासतौर से चुनाव जीतने की? मई को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और जो 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन होगी और उससे पहले प्रचार जो है वो धुआंधार हो रहा है। अब मुख्यमंत्री खुद भीड़ में उतरे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं। लगातार तूफानी दौरे इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज सोलन और सिरमौर जिला का दौरा है। सोलन का कसौली विधानसभा क्षेत्र, वहां पर कार्यक्रम होना है। विनोद सुल्तानपुर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और इसके बाद फिर जाएंगे। हरिपुर धार में एक जनसभा होती है, तो ये 2 बड़ी जनसभाएं आज मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस का सांसद रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से शिमला संसदीय क्षेत्र में लगातार बीजेपी यहाँ पर काफी आई है। पहले थे, फिर अब दूसरी बार जो है हम कह सकते हैं कि चुनाव में दूसरी बार जो है चुनाव मैदान में सुरेश कश्यप को फिर से उतारा गया है। तो ये सीट जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल इस वक्त बनी हुई है। एक तो सिटिंग विधायक से टिकट दिया गया है विनोद सुल्तानपुरी के तौर पर, और यहाँ से के पिताजी भी के सुल्तानपुरी 6 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो इसी शिमला संसदीय क्षेत्र में इस वक्त 5 कैबिनेट मंत्री आते हैं। उसमें एक विक्रमादित्य सिंह चक मंडी से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये शिमला जिला से 3 मंत्री, रोहित ठाकुर भी शामिल है, विक्रमादित्य सिंह है, ये शिमला जिला के हैं। सोलन जिला से शामिल हैं, सिरमौर जिला से हर्षवर्धन चौहान है। तो इन 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर है कि अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने जिला से कितनी लीड ये अपने दिला पाते हैं और क्या बीजेपी से वापिस सीट को कांग्रेस पार्टी ला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज मुख्यमंत्री जब दोनों जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे तो कई मुद्दों का जिक्र भी करेंगे। मैं प्रदीप एक बयान सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और साथ में कंगना रनौत पर जिस तरह से बयान कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं, फिर अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, ये भी बहुत दिलचस्प हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और लोग उन बयानों को भी सुनना चाहते हैं। अब इस बार मुख्यमंत्री ने कंगना रनौत को लेकर और जयराम ठाकुर को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो मंडी का सांसद, हमारी जो ये सांसदीय क्षेत्र है, इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये भाजपा का गढ़ है, ये सब सनातनी हिंदुओं से भरा हुआ है और ये देशभक्तों से भरा हुआ है। ये सारे देश में चर्चा होती है। ये लोग आते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, काम करते हैं और सरकार चेंज। 1000 से ज्यादा कार्यालय इन लोगों ने बंद करा दिए हैं, सारे प्रोजेक्ट बंद करा दिए हैं और इनसे क्या ही होगा। खुद ही आपस में लड़ मर रहे हैं। ये आप लोगों का तो क्या ही कल्याण करेंगे, खुद की सरकार तो ये चला नहीं पा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा करोड़ की राशि इन लोगों ने मात्र 10-15 महीनों में ही ले ली और कहां गई, क्या उसका किया, कुछ पता नहीं। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद इन्हें दावे से कह सकती हूँ अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है।
और उस बेटी को उसी की जन्मभूमि पर, उसी की मातृभूमि पर इतने निंदनीय वचन बोले जा रहे हैं, इतनी गलत गलत बातें उस बेटी को बोली जा रही हैं, तो ये हिमाचल के लोग कैसे लोग हैं? इस तरह की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है दोस्तों। आगे देखें वो मेरे हिमाचल के कैसे लोग हैं, और 4 जून को देखेंगे जब ऐतिहासिक लीड सरकाघाट से लगेगी और सरकाघाट की जनता बताएगी कि वो बेटी का अपमान करने का क्या मतलब होता है। तो प्रदीप, ये जो इस तरह की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में हो रही है इस दौरान, खासतौर से एक ही सीट पर कुछ ज्यादा ही तीखी बयानबाजी है मंडी लोकसभा सीट को लेकर, इसमें पूरे हिमाचल की बात हो रही है। ये बात व्यक्तिगत प्रहार तक पहुंच चुकी है, चाहे वो कंगना रनौत की तरफ से हो, चाहे विक्रमादित्य की तरफ से हो। पिछले कई सालों की राजनीति में, और मुझसे ज्यादा आप वहां के बेहतर जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी शायद नहीं देखने को मिली सदर व्यक्तिगत। तो इसका असर किस तरह से पड़ रहा है चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए, अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह का जो इस वक्त चुनाव प्रचार चला हुआ है, व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। अभी मुख्यमंत्री भी वहां पर गए थे, उन्होंने बंजार में भी प्रचार किया, करसोग में भी प्रचार किया, और बाकी भी मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत भरमौर में भी गए, पांगी में भी गए। तो उन्होंने कंगना रनौत को भी यहाँ पर निशाने पर लिया। ऐसे में जो नेताओं की बयानबाजियां हैं, अमूमन जब चुनावी दौर होता है तो कई बार हमने देखा है किस तरह की बयानबाजियां होती हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी होती है, लेकिन बिल्कुल पर्सनल हो जाना ये हिमाचल की सियासत बहुत रहा है। और कम से कम ये पब्लिक डोमेन में ये बात कभी नहीं आती थी। हालांकि अब तो सोशल मीडिया है, मीडिया का जोर है, तो ये बातें सारी बाहर होती हैं, लेकिन ऐसा कभी व्यक्तिगत तौर पर आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि इतनी व्यक्तिगत पर्सनल एक दूसरे की लाइफ को लेकर बातें कहना किस राजनेताओं की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से, ये हिमाचल में नहीं रहा है। हालांकि अपनी बात जरूर कही जाती है, अपनी बात कहते कहते विरोधी जो उम्मीदवार होता है उस पर तंज कसे जाते हैं, या से जुड़ा कोई करप्शन से जुड़ी कोई बात है, या उसकी कोई और ऐसी कोई व्यक्तिगत उसकी कोई गलत चीजें हैं, उनका भी प्रत्याशी अमूमन जिक्र करते हैं, लेकिन पर्सनल हो जाना ये कम रहा है। लेकिन अब इस तरह की सियासत शुरू हो चुकी है। कई मुद्दों को लेकर हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लीडर्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत ने जिस तरह से शुरू अभी कुछ दिन पहले विक्रमादित्य सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी पत्नी को जिक्र करते हुए, जिनके साथ अब केस चला हुआ है उनका जिक्र करते हुए जो है भरी सभा में अपनी बात कही, तो विक्रमादित्य सिंह ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री मंडी गए तो उन्होंने कहा कि ये जो मंडी की सियासत है ये फिल्म स्क्रिप्ट की तरह है। सारी बातें इस तरह की हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना को अज्ञानी तक कह डाला था। ये सारे बयान जो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो वोटर है उनके मानस पटल पर इनका असर कितना पड़ता है और वो क्या अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे, जो अगर मंडी क्षेत्र की बात करें या जो बाकी हिमाचल के जो 3 संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ के असल मुद्दे जो वहाँ के लोग चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। हालांकि कई बार इन बातों का जिक्र होता है, कई लीडर्स बात कर रहे हैं, हम हिमाचल में बार बार देख रहे हैं कि युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं के को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं, और इसके साथ साथ बाकी जो मुद्दे हैं उस इलाके में किस बात का ज्यादा असर रहेगा, इसको भी जो प्रत्याशी है जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत बातें करने का जो दौर शुरू हुआ है, और ये कम से कम जो है ये रुकना चाहिए और इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अब क्योंकि चुनाव प्रचार तेज होगा, 7 मई को जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद लीडर्स मैदान में कूदेंगे, फिर सेंट्रल लीडरशिप की दोनों दलों की यहाँ पर पहुंचेगी, स्टार प्रचार का दौर शुरू होगा। ये जो प्रचार का दौर है वो काफी आने वाले समय में होने वाला है, और देख पाएंगे कि आने वाले दिनों में संभवतः ये चल रहा है, ये इसमें भी तेजी आ सकती है। एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, ये और तेज भी आने वाले समय में हो सकता है, जिस तरह से माहौल बनना शुरू हुआ है। जी प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए। अब हरियाणा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आज कई अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करेंगे, नूंह भी जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी, और यहां विजय संकल्प रैली का आयोजन होगा। रैली को संबोधित करेंगे झज्जर के बेरी में। झज्जर जिले की बेरी विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां
बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैलियों के जरिए अपने आप को मजबूत किया जाए। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां कितना मजबूत बीजेपी को कर रही है प्रदेश में? हर विधानसभा क्षेत्र में रैली करने का प्लान था। 10 तारीख तक बताया जा रहा है कि सभी रैलियां हर एक विधानसभा क्षेत्र में कंप्लीट कर ली जाएंगी। कितना फायदा मिलेगा आने वाले वक्त में बीजेपी को इसके? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें भाजपा की तो लगातार विजय संकल्प जो रैली है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है वो की जा रही है और लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही ये विजय संकल्प रैलियों का जो सिलसिला है वो प्रदेश के अंदर देखा गया था। और अभी अगर हम बात करें, चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, लगातार इस प्रकार की जो विजय संकल्प रैलियां हैं उनके अंदर शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के स्तर पर सरकार बनने के बाद कार्य किए हैं, उन कार्यों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कार्य किस प्रकार से भाजपा की तरफ से किए गए हैं। कुछ ऐतिहासिक कार्यों की संज्ञा भी वो देते हुए नजर आ रहे हैं कुछ कामों में। इसी को लेकर के लोगों के समक्ष वोट की अपील जो है वो देखने के लिए मिल रही है, न सिर्फ 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में बल्कि विधानसभा क्षेत्रों तक भी लगातार विजय संकल्प रैली के जरिए लोगों के बीच पहुंचने का काम किया जा रहा है। आज भी इसी प्रकार से रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से, तो वहीं करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री जो है इसी प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। खासतौर से जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे और केंद्र की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के मार्फत लगातार जो है जहां कांग्रेस सरकार पर जो है प्रहार करने का काम किया जाता है बयानों के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा ने जिस तरीके से काम किए हैं, भाजपा की सरकार ने केंद्र के स्तर पर, जिसमें बड़े कार्यों को लेकर के लोगों के बीच में जाने का काम मौजूदा चुनाव के अंदर भाजपा करते हुए नजर आ रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की ये विजय संकल्प रैलियां देखने के लिए मिल रही हैं। करीब 60 से अधिक रैलियां जो है अभी तक हो चुकी है। लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाने का काम जो है वो भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हालांकि तमाम दूसरी पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम और रैलियों के माध्यम से, जलसों के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा ने इन तमाम जगह इन रैलियों का नाम विजय संकल्प रैली रखा है और जो है मौजूदा चुनाव के अंदर विजय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार का नाम रखा गया है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। और आपसे एक खबर पर और बात करनी है। और आज पूर्व सीएम मनोहर लाल भी करनाल में दौरे पर रहेंगे, पानीपत के दौरे पर रहेंगे। करनाल से तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल में भगवान परशुराम जयंती पर एक कार्यक्रम होना है, उसमें शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो वहीं पानीपत में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर भी कुछ जानकारी के लिए कि जो करनाल का कार्यक्रम रहने वाला है ये किस तरह का कार्यक्रम है, और करनाल की अगर हम बात करें इस लोकसभा सीट की जितेंद्र, तो कितनी मजबूत बीजेपी यहां पर नजर आ रही है? देखिए, करनाल में जिस प्रकार से नासिर करनाल की सीट को लेकर के खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं करनाल की जो लोकसभा सीट है उस पर, और लगातार जो कार्यक्रम है वो जहां प्रदेश भर में किए जा रहे हैं, तो वहीं करनाल से क्योंकि वो विधायक भी थे और लगातार करनाल के लिए किस प्रकार के काम जो है उन्होंने किए हैं। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल की तरफ से ये साफ किया गया था कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति जो है वो नहीं करेंगे और हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे के साथ जो है वो प्रदेश के अंदर काम किया जाएगा, चाहे वो नौकरियों को लेकर के हो या विकास को लेकर के हो। कोई अलग से वानगी जो है क्षेत्र को लेकर के नहीं देखी जाएगी। ऐसी स्थिति में उनका यहाँ पर संजय भाटिया चूंकि यहाँ से सांसद थे, इसके बाद उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाना ये दर्शा रहा है कि उनके काम को लेकर के किस प्रकार से लोग जो है वो वोट के जरिए जो है मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। उनके काम को लेकर के ये देखना होगा। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस से खासतौर से दिव्यांशु बुद्धि राजा है एनसीपी की तरफ से, जिसमें इनेलो की तरफ से भी अपना समर्थन किया गया है। वीरेंद्र मराठा चुनावी मैदान के अंदर है। अब ये देखना है कि चुनाव के अंदर मुकाबला किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वीरेंद्र मराठा जो है वो अपने समाज के जो वोट है या फिर जो लगातार वो वहां से तैयारी करनाल क्षेत्र से जो कर रहे थे, इसको लेकर के उनका नाम भी चर्चा के अंदर है। दिव्यांशु बुद्धि राजा एक नए चेहरे के तौर पर है और वो चेहरा कितना मुकाबला जो है वो कर पाता है, युवा चेहरा है। हालांकि बेरोजगारी के कई मसले जो है उनकी तरफ से उठाए गए थे, उन मसलों को लेकर के करनाल में ही खासतौर से दिव्यांशु बुद्धि राजा प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे। लेकिन एक नया चेहरा है, उस पर लोग कितना
भरोसा करते हैं संसद में भेजने को लेकर के, वीरेंद्र मराठा को कैसे देखते हैं, और 9.5 साल के कार्यकाल जो रहा मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल का, तो उस कार्यकाल पर किस प्रकार से मोहर लगाते हैं। आज करनाल में इसी प्रकार के कार्यक्रम जो है, जहां परशुराम जयंती को लेकर के रखा गया है, तो वहीं विजय संकल्प रैली पानीपत के अंदर रखी गई है। इसी प्रकार के कार्यक्रम है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और खासतौर से भगवान परशुराम को लेकर की जयंती को लेकर के जो कार्यक्रम रखा गया है, जो कि करीब 1 बजे जो पुरानी सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, माफी चाहेंगे, उसके अंदर शुरू होगा। तो यह देखना होगा कि वहां किस प्रकार से अलग अलग वर्गों, अलग अलग समाज के लोगों के बीच में जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, तो वहां किस प्रकार की बात जो है सामने निकल करके आती है। इसी प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं, अलग अलग वर्गों से, समाज से जुड़े हुए, जिन्हें साधने की कोशिश चुनावी समय में की जाती है, उसी से जोड़ करके इस कार्यक्रम को भी फिलहाल देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम का आयोजन सांसद कार्तिकेय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तरफ से किया गया है, और अब मुख्यमंत्री जब इसमें शिरकत करेंगे, वहां उनका किस प्रकार का भाव और विचार रहने वाला है, वो भी देखने वाली बात है। शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को है, और इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर मतदान होना है। कई बड़े सियासी दिग्गजों की सियासी किस्मत भी इस दौरान ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनावी मंचों से लगातार वार पलटवार तेज हो चुका है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, धर्म, जाति, बहुत सारी बातों के साथ जनगणना पर भी लगातार मुद्दे गरमाते रहे, चुनाव में चर्चाएं होती रहीं। ये रिपोर्ट देखिए। 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। तीसरे फेज की चुनावी लड़ाई जोरदार है। पाकिस्तान, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर चुनावी मंचों से बीजेपी ने मुद्दा बनाया। मैं गरीबी का जीवन जी कर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। मेरी आंख में से आंसू निकल आते हैं, और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। 2 चरणों तक चुनावी लड़ाई में मुद्दे बदले हैं। कभी मंगलसूत्र पर बात, कभी संपत्ति सर्वे को लेकर वार पलटवार। इस बार चुनावी मंच से एक बार फिर से 2019 की तरह राष्ट्रवाद, आतंकवाद के खिलाफ प्रहार और पाकिस्तान का जिक्र कर बीजेपी चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। सबसे बड़ा हमला पीएम मोदी कर रहे हैं। पलटवार राहुल गांधी की तरफ से भी है। राहुल गांधी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर हमलावर हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के विजन को आगे रख रहे हैं। तो हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, और हिंदुस्तान के हर संस्था का सर्वे कराएंगे। मतलब ये पता लगाएंगे कि प्रेस में, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट इंडिया में पिछड़े वर्ग के दलित आदिवासी कितने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाएगा हमारी कितनी भागीदारी है। अभी तक 2 चरणों में 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 66.14% मतदान हुआ। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 99 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 66.71% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग है। 7 मई को मतदान होने जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान के बाद
284 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनावी लड़ाई के बाद इन 3 फेज के रुझान में अगली सरकार का रुख तय हो जाएगा। सभी पार्टियों की तरफ से अब तक हुई वोटिंग में दावा अपने अपने हिसाब से है। परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है, पक्का जानना है, पक्का। 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। भाई और बहनों, दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जी। तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमजोर किया है। देखिए, पूरा बीजेपी के लोग जो है डिप्रेशन में हैं और यहाँ एक गाना था, सुन भाई सुन, तो सुन भाई सुन देश की धुन, ऑन 4 जून इंडिया गठबंधन इज कमिंग। तो हम लोगों की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों का भविष्य टिका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की परीक्षा तीसरे फेज में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया की साख भी दांव पर है। मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के लिए भी तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गुजरात की गांधीनगर सीट पर चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार भी अमित शाह इसी सीट पर जीते थे। इस बार उनका सामना कांग्रेस के कैंडिडेट सोनल पटेल से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार अपने पुराने गढ़ गुना सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, तब वो चुनाव हार गए थे। सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र यादव से। तीसरे चरण में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की अग्नि परीक्षा भी है। मंडाविया गुजरात की पोरबंदर सीट से चुनावी मैदान में है। मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट ललित भाई वसोया से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा सीट से मैदान में है। सीधा मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट प्रताप भानु शर्मा से। 20 साल बाद शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के मैदान में है। यूपी की मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत संभालने के लिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। इस सीट पर बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा है, तो बीएसपी की तरफ से शिव प्रताप यादव किस्मत आजमा रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल का इम्तिहान भी तीसरे चरण में है। एसपी बघेल आगरा की सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी ने यहां पर सुरेश चंद्र कदम को उतारा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह 1991 में ये सीट जीत चुके हैं। इस बार उनका मुकाबला रोडमल नागर से बीजेपी के कैंडिडेट से। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच इस चरण में सीधा मुकाबला है। इस चरण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में अग्नि परीक्षा होनी है। इतना ही नहीं, देश के कई राजनीतिक परिवारों का इम्तिहान भी इसी फेज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।